गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़नी है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। जैसा कि आप सबको पता है, हम निमोनिया डिजीज़ जो है लंग्स की वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। निमोनिया एक कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशन है, लेकिन इसका समझना ज़रूरी है क्योंकि ये लंग्स में काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। आज हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि सब कुछ सारे पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ठीक है। निमोनिया के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो कि डिजीज़ के कॉज बनते हैं। इस केस में ये फैक्टर्स पैथोलॉजिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस, फंगई या फिर पैरासाइट्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। जैसे ही ये एंटर करते हैं, ये अपनी जगह बनाने लगते हैं वहाँ लंग्स में, और यही निमोनिया की स्टार्टिंग जो है शुरुआत होती है। कॉमनली हम बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करता है निमोनिया को, वो होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर तो कर गए हैं, लेकिन उन्हें अपना काम करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। ठीक है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो, जैसे डायबिटीज़, स्मोकिंग या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचते ही ये रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे ही तीसरा पॉइंट हमारा, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं, जो कि लंग्स के छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जहां पे जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। यहाँ पहुंचकर जो है ये एल्वियोलाई के सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे लंग टिश्यू में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दैन उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्वियोलाई तक पहुँच जाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। ये एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिससे वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम WBCs बोलते हैं, और इम्यून मीडिएटर्स जैसे कि साइटोकाइंस उस इन्फेक्टेड एरिया में भेजे जाते हैं। ये इम्यून सेल्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान लंग टिश्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन लंग टिश्यू में पानी या फिर वाटर, फ्लूइड, पस और डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा था, इन्फ्लेमेशन होती है तो फ्लूइड जो है ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, जिससे कि फिर ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, चेस्ट पेन हो जाती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं इस स्टेप में। देन उसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट हमारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस होती है, लंग पैरेन्काइमा यानी लंग टिश्यूज़, ये भी जो है डैमेज होने लगते हैं। ये डैमेज पैरेन्काइमा की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर एक्सचेंज ना हो पाना। ठीक है। इसे और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाते। इसका मतलब है कि लंग्स अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है। ये कंडीशन पेशेंट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर इस पेशेंट को हमने टाइम पर जो है ट्रीटमेंट नहीं किया। लंग पैरेन्काइमा जैसे ही जो है डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, लंग की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि जो है गैस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, पैथोफिजियोलॉजी की, इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशंस। इन्फ्लेमेशन के दौरान लंग्स के म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये म्यूकस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, लेकिन जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये एयरवेज जो है उनको ब्लॉक कर सकता है। जब ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट होगा तो ये एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है। ये ब्लॉकेज जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा देते हैं। इस एक्सेस म्यूकस से क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होता है तो कफिंग होती है। कफिंग के साथ जब म्यूकस भी आता है, फ्लेम आता है, स्पूटम आता है, तो उसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। ठीक है। हो गया सिक्स्थ पॉइंट। देन उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है म्यूकोसल एडीमा। इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में लंग के म्यूकोसल लाइनिंग में एडीमा, जिसे हम स्वेलिंग बोलते हैं, डेवलप हो जाता है। ये स्वेलिंग जो है एयरवेज को नैरो कर देती है, जिससे एयर का फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इससे पेशेंट को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं। म्यूकोसल एडीमा की वजह से पेशेंट का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ये जो म्यूकोसल एडीमा होता है, इससे क्या होता है, एयरवे जो है नैरो हो जाती है, जिससे कि ब्रीदिंग जो है मोर डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिसे हम लेबर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है। दैन उसके बाद हम आते हैं आठवें पॉइंट पे। एट्थ पॉइंट हमारा है ऑक्लूजन ऑफ द ब्रोंकाई और एल्वियोलाई। म्यूकस सिक्रीशन और जो म्यूकोसल एडीमा है, दोनों मिलकर एयरवेज और एल्वियोलाई को ब्लॉक कर देती हैं या फिर ऑक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। जब ब्रोंकाई या एल्वियोलाई ब्लॉक हो जाते हैं तो एयर को जो है
एयर का एक्सचेंज बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इससे ऑक्सीजनेशन मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन का जाना, ब्लड में ऑक्सीजनेशन होना, ब्लड में ऑक्सीजन का जाना, ठीक है, उसमें जो है कमी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है। ये सिचुएशन जो है हाइपोक्सीमिया को लीड करती है, जो कि एक सीवियर कंडीशन होती है। ये जो ब्लॉक्ड ब्रोंकाई और एल्वियोलाई होती हैं, इनसे क्या होती है, ब्रीदिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल जो है ब्लड में वो गिरने लगती है। देन उसके बाद हमारा जो है हाइपोक्सीमिया लीड होता है। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। ये तब होता है जब लंग्स में एडिक्वेट ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है नहीं हो पाता ड्यू टू ऑक्लूडेड एयरवेज और डैमेज्ड लंग टिश्यूज़, ठीक है। ऑक्लूडेड मतलब ब्लॉक्ड एयरवेज, ठीक है, या फिर लंग टिश्यू जो डैमेज हो उसकी वजह से। हाइपोक्सीमिया के सिम्टम्स में साइनोसिस, स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर स्किन का जो है नीला पड़ जाना। साइनोसिस, हाइपोक्सीमिया ऐसे पता लगता है कि स्किन जो है वो उसमें साइनोसिस आ जाती है, नीली पड़ जाती है। कन्फ्यूजन होता है पेशेंट में, फटीगनेस होती है और रैपिड हार्ट बीट इसमें जो है शामिल होते हैं। ये एक एमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें हाइपोक्सीमिया में क्या होता है कि बॉडी जो है उसको एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हमने देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। निमोनिया जो है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो मल्टीपल स्टेप्स में डेवलप होती है और इसकी सेवेरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो ये कंडीशन जो है पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसलिए एज ए नर्सिंग स्टूडेंट इन सब कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना और अपने पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव केयर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।